नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अर्चिन। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। और आप आज तो सर मतलब जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा बिकॉज़ मोदी जी ने धर्म ध्वज भी फैला दिया है। तो जितने लोग थे जो बोलते थे भैया प्राण प्रतिष्ठा से कुछ नहीं होता, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ, ये वो, उनकी भी पूरी व्याख्या अब पूरी हो गई है। तो पहले तो सर क्या कहते हैं उसके बारे में? हम लोग बचपन में आदि अ, एक बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन था। लोग एक दूसरे को राम राम कहते थे। जी, हमने अपने ग्रैंडफादर को और बाबा नाना के ज़माने में, बल्कि जब हम लोग गांव जाते थे तो वहां भी इवन द मुस्लिम्स यूज्ड टू से राम राम। अब पता चला वो एक मुस्लिम चले जा रहे हैं, राम राम जी, राम राम भाई। तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आज ये दुर्भाग्य है कि राम के देश में खुलेआम जय श्री राम को या राम राम को आप आतंकवादी नारा बताने लगे हैं। आप सोचें इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आज जो बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बन रही है, आप देखें कि उसको ममता के साथ साथ कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। मतलब आपके पास आज तक राम के मंदिर जाने का किसी विपक्षी नेता को फुर्सत नहीं मिली। पूरी कांग्रेस में पूरी गांधी फैमिली बाबर पे हर जनरेशन से एक आदमी जाके सजदा करके आता है। राम के मंदिर आपने जाना नहीं है, दूसरी बाबरी मस्जिद आपने बनाना है और जय श्री राम को आप आतंकवादी नारा घोषित कर देते हैं। बहरहाल हम और आप तो कह ही सकते हैं जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर मैं चलिए आपने वेस्ट बंगाल से शुरू करा है और ये बाबरी की बात करी है तो मैं ज़रा उससे ही चलता हूँ, शुरू करता हूँ। ये बाबरी की बात तो हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया कि ये सब नहीं चलेगा क्योंकि देयर इज़ नो बेसिस टू दिस। वहाँ के स्पीकर का भी आ गया, डेप्यूटी स्पीकर का भी आ गया है नोटिफ़िकेशन और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि साहब ये सब नहीं चलेगा एंड पार्टी को एक्शन लेना चाहिए इस ऐसे लोगों के ऊपर, ये लीगल नहीं है। नाउ ये क्या होगा सर आगे जाके? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं तो आप एक वोट बैंक अपना इकट्ठा को करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो वोट बैंक भाग रहा है और जो चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि ममता ने जो एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़ा है, उससे जो डर फैला है इन लोगों में, उसी वजह से ये लोग भाग रहे हैं। तो ये क्या तो उस भाग को रोकने के लिए की बात है कि भैया डोंट वरी हम भी अभी भी यहाँ पर हैं? आप ये दूसरी बाबरी की बात कर रहे हैं। जी, देखिए, जहां तक एनआरसी और एसआईआर का सवाल है, वो ब्लंडर तो ममता ने खुद किया ना। आज की तारीख में अगर आपके पास बीएलओ आता है, आपसे कागज मांगता है और आपके पास कागज नहीं है, तो बात खत्म, आपका नाम नहीं जाएगा। लेकिन आपने कह दिया एनआरसी और लोग डर गए। और मजेदार बात यह कि जो लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर पे देखा जा रहा है उनके पास आधार भी है, राशन कार्ड भी है और वोटर आईडी कार्ड भी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले सारे चुनावों में वोट डाला और आज अगर भाग रहे हैं तो ये खौफ उनके अंदर अनविटिंगली, अपनी बेकूफी में ममता ने ही इसको डाल दिया। ये कह के कि ये एनआरसी का दूसरा स्वरूप है, बैक गेट से एनआरसी। तो आप ही ने उनको डराया। जहां तक ये बाबरी का सवाल है, तो पीएफआई आपको मालूम है कि एक प्रतिबंधित संगठन है, बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके लोग हर साल बाबरी पे 6 दिसंबर पे इस तरह के पोस्टर्स लगाते आए हैं, उसको ब्लैक डे मनाते आए हैं। तो ठीक है, मस्जिदें तो मैं समझता हूँ पिछले 10 साल में पूरे भारत में जितनी गिरी हैं और जितनी मस्जिद दरगाह मदरसे गिरे हैं, जिसके आधे तो बुलडोजर बाबा ने ही चला दिए हमारे, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये बाबरी को इशू बनाए हुए हैं क्योंकि बाबरी उनके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया है। मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ आदि, यहाँ से 500 मीटर दूर चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ था। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वॉकिंग प्लाजा में से एक है, बहुत बड़ा, उसका 3 किलोमीटर का वॉकिंग प्लाजा है, काफी बड़ा है। तो धीमे धीमे वहां पर एक मस्जिद बन गई और 32-35 मज़ारें बन गई। तो
एक बार हरिशंकर जैन जी आए हुए थे मेरे ऑफिस में, यहीं बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर देखिए क्या हो रहा है। बोले चलो अनुपम मेरे को दिखाओ। मैं उनको ले गया, दिखाया। फिर हम लोगों ने यहाँ पिटीशन करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कोविड के दौरान 2020 में ऑनलाइन ऑर्डर दिया चीफ जस्टिस ने कि इन्हें गिरा दिया जाना चाहिए। तो इसके पहले कि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता, 5 बजे मैंने आदेश की प्रति ली, और 7 बजे बाबा ने उस पर बुलडोजर चढ़वा दिया। मस्जिद भी गिर गई और 32-33 मज़ारे भी गिर गए। तो मस्जिदें तो इतनी गिरी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन बाबरी को एक उन्होंने मुस्लिम रेजिस्टेंस पॉइंट बना के रखा है, और प्लस भड़काया भी जाता है, भड़काया भी जाता है। देखें 1990 के पहले तक, 92 के पहले तक देयर वाज अ पॉइंट जब मुसलमानों का एक वर्ग बात कर रहा था कि अच्छा अगर बाबरी हैंड ओवर, वो मतलब एक नेगोशिएट कर रहे थे कि अगर हम आपको बाबरी हैंड ओवर कर दें तो आप बाकी चीजों पे अपना हक छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसी दौरान इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे लोग आगे आए, और इन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि कोई एविडेंस ही नहीं राम मंदिर का, सारे मंदिर, सारे एविडेंस तो मस्जिद के हैं। फिर बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो इनके चेले आए तो उनको इतना डांटा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उनमें से कोई कह रहा था कि मैं अखबार में पढ़ के आया हूँ, कोई कह रहा था व्हाट्सएप पे, लिटरली कह रहा था व्हाट्सएप पे पढ़ के आया हूँ। तो इन्होंने बाकायदा, चूंकि वामपंथियों का अपना एक खेल रहता है, वो विक्टिमहुड, लोगों के अंदर इस बात की भावना भरना कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। फिर वो चाहे वो दलितों में भरना हो, चाहे ओबीसी में भरना हो, चाहे मुसलमानों में भरना हो, चाहे ईसाइयों में भरना हो, वामपंथ का पूरा खेल विक्टिमहुड से चलता है। तो फिर ये बात बढ़ती चली गई, और इनिशियली एक हिंदू पक्ष कहता था कि साहब हमको काशी, मथुरा और अयोध्या दे दो, हम बाकी मस्जिदों के बारे में भूल जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने इसको नहीं, उसको आखिरी दम तक टूथ एंड नेल लड़ा, और लड़ा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत कर वहां पर, अच्छा पहली सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत बाद में जीते आप, पहले आपने जाके वो बाबरी का ढांचा गिरा दिया। उसको मैं बाबरी मस्जिद नहीं कहता, बाबरी का ढांचा गिरा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, आपने देखा भी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वहां पे मस्जिद बनना ही अपने आप में अपराध था, तो वो ढांचा गिरा दिया। तो अच्छा, दूसरी बात, बाबरी से इसलिए भी थोड़ा इशू बनता है क्योंकि बाबरी का गिराया जाना 1000 साल में हिंदुओं के द्वारा पहला एक ऐसा एक्ट था जिसमें हिंदू कह रहा था इनफ इज इनफ, हम कानून का इंतजार नहीं करेंगे, हम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, वी विल टेक द मैटर्स इन आवर ओन हैंड्स, हम खुद ही सक्षम है, हम खुद ही गिरा दें। तो ये चीज अपने आप में बड़ी बात है। जैसे वो नौपाल साहब लेफ्टिस्ट राइटर थे, लेकिन कह रहे थे हिंदू रिसर्जेंस है और वी शुड वेलकम दिस, हम इसको स्वागत करना चाहिए। तो उसकी वजह से उसको काफी इशू बनाया जाता है। सर ये बट वेस्ट बंगाल में ये चीज करना, ये क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जो जहां पर और पोलराइजेशन कहाँ है। करें, और कहाँ करें, और कहीं आप कर नहीं सकते ना भाई। पश्चिम एग्जैक्ट बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन और परसेंटेज इतना ज्यादा है कि उसके आधा फिर असम में है, असम में आप कर नहीं सकते हैं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप कर नहीं सकते, बिहार में आप कर नहीं सकते। भाई पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स का इसी बेल्ट में है ना, देखिए आप असम, बंगाल, बिहार और यूपी, तो ये जो 4 स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसमें आप कर नहीं सकते। पॉइंट जब वो है। यहाँ कर, हाँ तो कर नहीं सकते, तो एक ही स्टेट बचा जहां आप कर सकते, वो आप कर। और ये भी पता है कि अगर ये गई तो फिर उसके बाद नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले जितना टाइम है उसके बीच में कुछ जो करना है कर लो। अरे तो भैया शिलान्यास ही तो कर रहे हैं ना, कहाँ मस्जिद बनी जा रही है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में आउटस्कर्ट्स पे जो 5 एकड़ जमीन दी गई, उस पर क्या मस्जिद बन गई क्या? आज तक बाउंड्री वॉल तक नहीं बढ़ी। नहीं, कोई बनाना भी नहीं चाह रहा, मेरे को तो ऐसा दिख रहा कोई बनाना भी नहीं चाहता, बनाना भी नहीं चाहता। है जी। सर मैं आई मीन वेस्ट बंगाल के पूरे उसके ऊपर आता हूँ, ये पूरा जो लिटरली नृत्य चल रहा है, बट एसआईआर पे मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट में। और एक चीज मुझे दिखने को आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में लेके तो गए हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, लेकिन गया वही जस्टिस सूर्यकांत के पास है। अब जस्टिस सूर्यकांत के पुराने जो उनके उनका जो डिसीजन रहा है वो तो बड़ा क्लियर रहा है, उसके अंदर कोई वो डाउट नहीं है।
तो ये बार-बार हर स्टेट में ऐसे-ऐसे जाते रहेंगे? देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट गए क्यों हैं। एसआईआर के जितने टेक्निकल इश्यूज थे, जितने टेक्निकल पॉइंट्स थे आपके पास, वो सब बिहार में एग्जॉस्ट हो गए। खत्म हो गए। आप जितनी तरह से एसआईआर को डॉक्यूमेंट्स पे, टाइमिंग पे, जो जो कुछ कर सकते थे, सब आपने, सारे जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितने बाण थे, आपने बिहार में चला दिए। तो अब आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रीजन क्या बचा? तो रीजन ये है कि ममता कह रही हैं कि बीएलओ मारे जा रहे हैं। नहीं, ममता कह रही हैं कि साहब हमारे यहाँ किसानों का रबी के बुआई का सीजन है। अखिलेश यादव और बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ शादी का सीजन है, लोग शादी भी हम जा रहे हैं। तो इस तरह तो इस तरह वो अलग अलग कारण बता रहे हैं, और सब बड़े ही ऊटपटांग कारण हैं, क्योंकि कोर्ट जाने के लिए जो टेक्निकल रीजन चाहिए होता है, वो सारे टेक्निकल रीजंस आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं बिहार में। जितनी तरह की टेक्निकल इश्यूज आप उठा सकते थे, जितनी तरह के कानूनी इश्यूज आप उठा चुके थे, जितनी तरह के डॉक्यूमेंटेशन को लेके इश्यूज उठा चुके थे, आधार को लेके उठा चुके थे, वो सारी चीजें बिहार वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई। तो अब नया पॉइंट कहां से इन्वेंट करोगे? तो यही कहोगे शादी ब्याह का सीजन है, बुआई का सीजन। बट ये तो सर अभी देखिए इन 1 महीने का था पूरा एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल का 1 महीना 40 दिन का टोटल एक्सरसाइज था। 25 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कर भी रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि एसआईआर में जो हमारे कर्मचारी लगे हैं, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ही कर्मचारी हैं, उनको खतरे वाली बात पैदा हो रही है। तो कलकत्ता पुलिस हैज बीन ऑर्डर्ड टू इंश्योर सेफ्टी। उनसे कहा गया है कि आप इसको सुनिश्चित कीजिए कि उनकी हर तरह से सुरक्षा हो, और 48 घंटे में हमको जवाब दीजिए। कलकत्ता पुलिस, जाहिर सी बात है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर सब ममता के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ममता का दबाव तो है, पर कहीं देखिए ब्यूरोक्रेट होता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात भी है कि साहब अगर ममता हार गई तो अगली सरकार तो हमको ठीक से ठीक कर देगी। तो वो कम से कम थोड़ा सा एक भ्रम तो बनाएंगे ही कि साहब हम फेयर काम कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने कल दिया कि इफ यू टारगेट मी आई विल शेक द कंट्री। तो ये क्या है ये? किसका? सर देखिए मेरे को ये डेस्परेशन दिखती है सर। जो जैसे चाइना ने आदि हमको इस तरह के बयान हमेशा डेस्परेशन से निकलते हैं। और ममता तो जब भी कॉर्नर अपने को फील करती, कॉर्नर्ड फील करती हैं, तब इस तरह के बयान देती, हमेशा लैश देती। आउट करती है। और वो तो ऊट पटांग बयानों की उनकी, तो उन्होंने जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कि मैं आदेश नहीं मानूंगी, मानना भले पड़े आपको पर नहीं मानूंगी, तो वो इसलिए जानी जाती हैं ऊट पटांग बयान देने के लिए। क्या किया जाए? तो कैसे इसका देश क्या? हिला देंगे? कैसे देखिए देश सर, हिला देंगे? नहीं मतलब रुके, व्हेन शी सेज कि आई विल शेक द कंट्री, मैं देश हिला दूं, कैसे हिला देंगे? देश कोई पिलर है, उसको पकड़ के हिला देंगे? कैसे हिला देंगे? ज्यादा करेंगे एसआईआर का विरोध, पता चलेगा कि भाई एसआईआर तो होना ही हो रहा है। अब ये तो नहीं संभव है ना कि पूरे देश में हो और बंगाल को छोड़ दिया जाए। तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। केंद्र सरकार को ना चाहते हुए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। नहीं तो मेरे ममता को पता बनर्जी नहीं, को मालूम है कि हमको रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी। मेरे तो को वो अभी जो इस पता तरह नहीं के क्यों आप लग रहा है। बयान देखते हैं ना, वो बेसिकली वो आपके लिए नहीं है, वो केंद्र सरकार के लिए नहीं है, वो चुनाव आयोग के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। वो बयान उनकी अपने वोटरों को सुनाने के लिए हैं, अपने अधिकारियों को सुनाने के लिए कि घबराओ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। जो ये बंदे मारे जा रहे हैं सर, सडनली बोल रहे हैं कि भाई बीएलओ मारे जा रहे हैं जी, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा ये है। अब ये जो इसमें ग्राउंड पे जो पिछली बारी मैं इलेक्शन प्रोसेस की बात यहाँ पर कुछ बेटर कर सकते थे। आप बता रहे थे जैसे ऑफलाइन की हाउसिंग सोसाइटीज में ये लोग डालेंगे बूथ्स और ये सब चीजें तो ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। आई एक्सप्लेन। ये जो आप दबाव देख रहे हैं, जिसके चलते 2 एक बेलो मरे भी हैं,
वो कारण ये है कि उनके ऊपर ममता सरकार इतना, देखिए केंद्र सरकार तो इस पोजीशन, चुनाव आयोग तो इस पोजीशन में ही नहीं है ना कि किसी बीएलओ पे इतना दबाव डाल दे कि वो आत्महत्या कर ले। वो भी इस तरह डायरेक्टली। का दबाव तो हाँ, तो ममता सरकार ही डालती ना कि भाई तुम फर्जी वोटरों के नाम काटो, वोटरों के नाम जोड़ो। अब वो मामूली कर्मचारी हैं, क्लास 3 कर्मचारी हैं, उनको लगता है कि साहब ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, हम जेल चले जाएं, हमारी नौकरी चली जाए, ऐसे दबाव में ममता ये बहुत बड़ा पाप कर रही है, और ममता का पार्टी नंबर 1। दूसरी बात, जब भी कोई चुनाव होता है तो अब आप हैं अदी, आपका आप जब वोट डालने जाते हैं तो आपको अपना नियरेस्ट जो जहां पे आपका वोट है, वो वोटिंग बूथ आपके घर से कितनी दूर है? आधा किलोमीटर सर। आधा किलोमीटर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वोटिंग बूथ हमारे जो वोटिंग सेंटर हो हमारे घर के पास से पास हो, ज्यादा ना चलना पड़े, ज्यादा ना जाना पड़े? हर श्योर। आदमी को ये लगता है। तो चुनाव आयोग ने एक मन बनाया है कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, खासतौर से गेटेड कॉलोनीज हैं, उनके अंदर बूथ लगा दिया जाए। भाई एक एक कॉलोनी में 7-7, 8-8 हजार वोट है, तो लगा दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे ज्यादा वो इसी बात का विरोध कर रही है क्योंकि जो कॉलोनीज हैं, पिछली बार ये क्या होता है कि इसकी कॉलोनी पे वो 10 तो इनके गुंडे खड़े हो जाते हैं, टीएमसी के, ना आने देते हैं, ना जाने देते हैं, ना वोट डालने देते हैं। तो अब ये हुआ कि उसके अंदर ही वोट लगेगा, उसके अंदर ही वोटिंग सेंटर हो जाएगा। अब ये ममता बनर्जी जानती है कि दिस कैन बी अ गेम चेंजर। आपको याद है पिछली बार एक कॉलोनी से वोट पड़ा था तो चुनाव के ठीक बाद उस पूरी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, आपने देखा था, टीवी पर भी आया था। तो अब जब कॉलोनीज के अंदर सेंटर पड़ेगा तो पहली बात तो आप रोक नहीं पाएंगी, और दूसरे लोग जो थोड़ा बहुत झिझक भी रहे होंगे वो निकलेंगे और वोट देंगे। ममता बनर्जी की सारी जीत सिर्फ इस बात पर आधारित है कि किसी भी तरह फेयर वोटिंग ना हो पाए। वो तो है सर। नाउ सर, वोट तो काटे जा रहे हैं। आज भी एक खबर आई कि 14 लाख फॉर्म्स जो हैं कलेक्टेबल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस एब्सेंटी हैं, डुप्लीकेट हैं, डिसीज्ड हैं। ठीक है, सो 80,600 इस टाइम बीएलओ जो उनके ऑपरेशन में हैं, वो धीरे-धीरे करके अभी उनकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट आ रही थी कि भई 60 लाख जो फॉर्म्स हमने इश्यू करे हैं, वो इश्यू कर ही नहीं सकते क्योंकि बंदे ही नहीं हैं। उसके बाद तो आधार का भी आपने हमको समझाया था। तो ये कंबाइंड आपको अभी तक क्या पिक्चर दिख रही है सर? संजय दीक्षित साहब एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वोटिंग जो टाइम आता है वो बंगाल में एक इतना पवित्र समय है कि लोगों को अपने मरे हुए पुरखों से मुलाकात हो जाती है, माँ बाप से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि जितनी लोग की मृत्यु हुई उस सारे लोग के वोट पड़ जाते हैं। और तो कहते हैं उस दिन लोग अपने मरे हुए माता पिता से मिल लेते हैं। अब आप ये देखिए, आप आज से 3-4 महीने पुरानी खबर थी, याद है, जब एसआईआर वगैरह नहीं था उस समय एक खबर आई थी कि 6 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हुए थे। हुँ। अभी एक हफ्ते पहले खबर आई कि 6 करोड़ आधार कार्ड कैंसिल हुए। एक आदमी सामने आके ये नहीं कहता मेरा गलत कैंसिल हुआ। आपने देखा कि मतलब इतने वोट कट गए, 64-65 लाख वोट कट गए बिहार में। एक आदमी खड़ा नहीं हुआ ये कहने के लिए कि साहब मेरा वोट कट गया, गलत कट गया। तो ठीक है, ये एनोमलीज दूर हो रही हैं, इस तरह की विसंगतियां खत्म हो रही हैं। और वैसे भी देखें, जीत हार से हट के भी देखें तो चुनाव की जो लिस्ट जो वोटर की होती है वो तो शुद्ध होनी ही चाहिए। हुँ। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। और इसके अंदर अगर आप वहाँ पर लोकल 1-2 बंदों की तरफ से वहाँ पर लोकल लोगों से स्टेटमेंट्स आए, मुस्लिम्स जो बोल रहे थे यार इनको जाना चाहिए, साला हमको कम से कम कुछ खाने-पीने को मिलेगा, कुछ कमाने को मिलेगा। ये लोग तो आधे पैसे में बिक जाते हैं, हमारे को कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर, तो इनको जाना चाहिए यहाँ से। दूसरा सर, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं, इनकी अपनी कॉलोनीज़ में से आ रहे हैं जहाँ ये रहते हैं, जो इल्लीगल भाग रहे हैं वहाँ से। तो बंदे तो वही हैं ना सर? देखिए, भाग रहे हैं, पूरी पूरी कॉलोनीज खाली पड़ी जा रही हैं। रही बात कुछ लोगों का वीडियो में आके, कुछ मैंने भी देखा है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आकर एसआईआर को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये हुँ, वही लोग हैं जिनको लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर भाजपा आ गई तो कम से कम हमारे पास दिखाने के लिए वीडियो होगा कि हमने तो साहब आपको सपोर्ट किया था। हुँ, और फाइनली एक बात और है, बंगाल से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी का कैडर डरा हुआ है।
पहले आप इसको समझिए कि टीएमसी का कैडर है क्या। कि पूरा का पूरा वामपंथी जो लेफ्ट पार्टीज का कैडर था, वो पूरा का पूरा ऐसे करके क्रॉस ओवर कर गया। कल तक वो वामपंथी कैडर था, आज वो ममता का कैडर है। बेसिकली वो गुंडों का कैडर है। कल तक वो लेफ्ट के साथ था, आज ममता के साथ है। अब वो कोशिश कर रहा है कि अगर भाजपा है तो हम भाजपा के साथ हो। दे ये डू नॉट बिलोंग टू एनी आइडियोलॉजी। वो सिर्फ लूट खसोट का लाइसेंस वाले लोग। सर बीजेपी की तरफ से इन लोगों ने काफी 6-7 ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बनाई हैं। नॉर्थ बंगाल में अनंत नारायण मिश्रा जी, राढ़ में पवन साई और ध्यान सिंह रावत जी, हावड़ा में पवन राणा, संजय भाटिया जी, मेदिनीपुर में जेपीएस राठौर जी, साउथ 24 परगनास में एम सिद्धार्थन और सीटी रवि जी, और सिलीगुड़ी में अरुण बिनाडी जी। ये बड़े इन लोगों ने ग्रुप बनाए हैं जो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं ऑन द ग्राउंड। तो फ्रॉम द प्रीवियस अपडेट जब हमने बात करी थी कि जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ और यहाँ पर काम शुरू हो गया, आप अभी कैसे देखते हैं ग्राउंड पे जो एक्टिविटीज हैं? बिकॉज़ सुवेंदु साहब सीम्स अ लिटिल मोर रिलीव्ड नाउ। थोड़ा-सा जो पहले उनके ऊपर एकदम वो स्ट्रेस में भाग रहे होते थे इधर से उधर, आई डोंट सी दैट स्ट्रेस एनीमोर। वो मतलब ही इज़ वेरी प्राउड। वो जो डर होता था वो नहीं दिख रहा आपको। एम आई अब करेक्ट देखिए, और मैंने आपसे बोला तो ना कि ये जो टीएमसी का कैडर है वो भी थोड़ा सा डरा हुआ है। और हुँ, सबसे बड़ी बात कि जो वहां पे आम हिंदू है उसको भी लग रहा है कि साहब हमारे पास गोल्डन चांस है, मे बी आखिरी चांस है कि हम ममता से छुट्टी पा लें। तो लोग जमीन पर बहुत काम कर रहे हैं। लोगों के वोटर आईडीज बनवा रहे, वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहे हैं। अब वो जैसे वो एक मतुआ कम्युनिटी है जिसके प्रेसिडेंट कहते हैं भी 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप मिलना बाकी है, तो उसके लिए अलग से कैंप लगे हैं, उसके लिए सीआरपीएफ लगी है। तो प्रयास तो पूरा हो रहा है आदि। सर ये रिकॉर्डिंग 6 बजे हो रही है सर, जो रात को 10 बजे चलेगी। 5:59 डीडी इंडिया का अपडेट आया है। 2 करोड़ आधार नंबर ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स हैव बीन रिमूव्ड। अब सोच के देखिए कि हाँ, 30 करीब 30-32 लाख वोटों का अंतर था पिछली बार। 2 करोड़ का अगर 25% वोट भी ममता को मिलता होगा तो 50 लाख वोट मिलता होगा। सोचिए। आई मीन आप सर बात ही कर रहे हैं हम लोग और उसी टाइम पे ये अपडेट आता है, तो क्या बोल सकते हैं अभी और? किसका आया है 5 ये? डीडी इंडिया का 5:59 पे आया है सर। मैंने अपना सिर इधर दूरदर्शन था और फ़ोन दूरदर्शन। हाँ, फ़ोन इधर पड़ा हुआ टक यूआईडी एडीआई मैं बोला ये क्या है 2 करोड़ मैं बाप रे बाप! ये देखो अभी बात कर रहे हैं आपने, तो 6 प्लस 2 8 हो गए सर। बताइए। 6 प्लस 2 8 हो सोचिए। गए अब सोचते-सोचते बात करते हुए। आई मीन दिस इज़ रियली रियली क्रेज़ी। सर आपके इसके प्रोग्राम खत्म होते होते ममता दीदी का बयान भी आ जाएगा। सर इसके अंदर मैं बाकी चीज़ों में जानना चाहता हूँ आपके दिल्ली में भी जानना चाहता हूँ आपके साथ। बट इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 चीज़ें करी हैं जहाँ पर ये लोग जो कुछ धांधली करने की कोशिश करते थे, वो 2-3 नए लॉज़ लेके आए हैं। दे हैव ब्रॉट एआई फेशियल चेक्स। किस तरह से उसको मतलब हाउ टू एम्प्लॉय एआई सॉफ्टवेयर इनटू इनटू दिस एंटायर थिंग। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट दे कमिंग इनसाइड इसकी प्रिपरेशन तो काफ़ी सॉलिड है सर। बिल्कुल है साहब। और हालांकि इस बार कह रहे थे कि हम फेशियल रिकॉग्निशन ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, हुँ। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। लेकिन देखिए, हो सकता है करने लगे हों। और काफी सॉफ्टवेयर की भी मदद ले रहे हैं। और आपको मालूम है कि 1,000 लोग डेटा एंट्री के लिए बंगाल के बाहर से बुलाए जा रहे हैं। जी। तो अच्छा, 1,000 लोग बाहर से वो भी बुलाए जा रहे हैं। और शायद 500 लोग सॉफ्टवेयर के लिए भी बुलाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर रनिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं। जी। तो ठीक है, बढ़िया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि ममता के एम्प्लॉयज नहीं होंगे, ममता की स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं होंगे, ममता उतना ही आपको बौखलाती हुई नजर आएंगी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन ऑन वेस्ट बंगाल इज़ दैट गवर्नर साहब जो हैं सर, उनका रोल अभी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो तो खुद जाके देख के आ गए वहाँ पर बॉर्डर एरिया में। वो इधर-उधर मतलब ही इज़ बीइंग अ लिटिल एक्टिव और
इसके ऊपर भी जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये बाबरी का जो भी है ये नहीं बन सकता। आप इनका रोल कैसे देखते हैं? क्या कर रहे हैं ये? वो तो मुझे कभी-कभी लगता है जैसे ममता से मजे ले रहे हैं। ममता ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है। पहली बात देखिए, ऐसा गवर्नर के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है और वो आपको अपना वीडियो जारी कर देते हैं अनुलोम विलोम करते हुए, प्राणायाम करते हुए। और अभी आपने देखा है उन्होंने ये भी बयान दिया कि लोगों को सोच समझ के बयान देना चाहिए, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। तो उन्होंने ममता ये भी किया, एक कमेंट भी किया। बॉर्डर एरियाज में जा रहे हैं, बीएसएफ के अधिकारियों से क्लोज डोर मीटिंग भी कर रहे हैं। तो वो उनका कोई बहुत, जिसे मैं नहीं मानता कि उनका कोई बहुत असर है या उनके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन आप उनको समझ लीजिए कि उनकी जो कार्रवाई है वो ममता सरकार को चिढ़ा बहुत देती है। बट अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उनको पता होना चाहिए ना सर ग्राउंड पे क्या हो रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो गवर्नर की रिपोर्ट में ही लगता है, गवर्नर की रिपोर्ट पे ही लगता है। जी। सर अब आते हैं दिल्ली में सर। ये दिल्ली में जो पूरा हुआ, ये तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं और बाय द वे ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही थी, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए भी बंदे इकट्ठे करने में इसका काम था। इससे 2 दिन पहले इन्होंने पंजाब में इकट्ठे होने की कोशिश करी बट वो हुआ नहीं। वो 2-4 दिन पहले वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का चल रहा था, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चे तो थे नहीं सारे, वो आगे थे गंदे वाले, बट वो हुआ नहीं, इनसे कुछ जमा नहीं आगे। आप कैसे देखते हैं सर दिल्ली में ये जो वामपंथी बाहर निकले हैं, अपने गंदे बुरे चेहरों को निकाल के, अपने कन्फ्यूज़ जेंडर के साथ अक्षय का पता नहीं क्या-क्या दबा देते हैं ये लोग। अ, कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को? ये करना क्या चाह रहे थे? देखिए, जब मैं गंदे और कंफ्यूज की बात है वो सारे वामपंथियों पे लागू होता है। बाकी आपको मालूम है ना कि ये तो केरल से आए थे। आप बताएं, दिल्ली एक का जो पोल्यूशन है आपको केरल में हिट कर रहा है। और इन्होंने तरीका, इनके जैसे सीखते हैं ना, बच्चे सीखते हैं। आपको ग्रेटा थनबर्ग नजर आई, उन्होंने 2019 में यूनाइटेड नेशन में हाउ डेयर यू करके इन्वायरमेंटल स्पीच दिया और इन्वायरमेंट से वो किस तरफ चली गई, हमास की तरफ, आतंकवाद की तरफ, गाजा पट्टी पहुंचने लगी। इसी तरह आप ये बच्चे भी देखे जो आए थे, ये इन्होंने शुरुआत की अपनी इन्वायरमेंट से और तुरंत ही नक्सलियों का सपोर्ट करने लगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़ी दिक्कत इनके साथ एक ये भी आ रही है कि जब इनके एक नेता थे अक्षय, उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका। अब पुलिस जाहिर सी बात है उन्हें उठा ले गई। अब अक्षय नाम से भी आदमी को लगता है पुरुष ही है, लेकिन अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो पुरुष नहीं है। अब वो ये भी कहते हैं वो महिला भी नहीं है। तो अब उनके लिए कोई शिखंडी बटालियन बनाई जाए। मैंने आज ट्वीट किया है कि भाई इनके लिए एक अलग बटालियन बनाइए, शिखंडी बटालियन, इनको गिरफ्तार करने के लिए। तमाशे हैं साहब, क्या कहा जाए। तो आप क्या हम ये करना क्या चाह रहे थे? वो इनका करना इनका कुछ नहीं प्लान चाह रहे थे। देखिए, एक तो केरल में चुनाव है, उसके हुँ, ऊपर असर डाले। दूसरे, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उससे अटेंशन डाइवर्ट करना। तो ये इनका सब ड्रामा जो आप देख रहे हैं, एसआईआर पे प्रेशर बनाना, केरल के चुनाव पे असर लाना, दिल्ली ब्लास्ट से वो चीज। अब बताएं क्या दिल्ली में पॉल्यूशन आज का है? नहीं सर। आज का पॉल्यूशन है। पर वो चूंकि उनको दिल्ली ब्लास्ट को भी इफेक्ट करना था, एसआईआर को भी इफेक्ट करना था और केरल के चुनाव को भी इफेक्ट करना था, उसके लिए आपने ये ड्रामा देखा। और मजेदार बात यह है कि आप लोग केरल से यहाँ आकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस कहती है आपको प्रदर्शन करना है तो भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जंतर मंतर पे करिए, जाके इंडिया गेट पे मत करिए। तो उन्हें मालूम है कि अगर हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस कुछ कहेगी नहीं। हमको तो वो फोटो, वो वीडियो चाहिए कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है, घसीट के ले जा रही है। उसके बाद भी पुलिस ने जब संयम दिया, संयम रखा, तो आपने पुलिस पे मिर्ची पाउडर फेंकना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की, पुलिस उठा के ले गई। तो उसके फोटो निकाल के विक्टिम कार्ड, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पूरा कम्युनिज्म विक्टिम कार्ड पर चलता है। नहीं वो तो सर उनका वो एक किताब है ना रूल्स फॉर रेडिकल्स उसके अंदर रूल्स ये फॉर तो बड़ा रेडिकल्स। हाँ, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सिम्पैथी गेन करनी है, उसके बाद वो सिम्पैथी वेव को राइड करके आप आगे जो मर्ज़ी करिए सर। बट ये जो समय है सर और ये जिस तरह से जिस टाइम पे ये लोग करते हैं और जिस तरह की ये लोग चीज़ें बोलते हैं अ, इससे तो यही दिखता है कि ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है और जिस तरह के लोग पीछे खड़े हुए थे इनके, प्रशांत भूषण और बड़े सारे जो रेगुलर लोग हैं, वो पीछे खड़े हुए थे। तो ये देखिए, एक छोड़ मोटी सी बात समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात आदि, लेकिन जब तक दिल्ली दिल्ली दंगों में प्रशांत भूषण
और योगेंद्र यादव की कॉम्प्लिसिटी और इनका रोल खुलकर सामने आ गया है। फोटोग्राफ्स आ गए इनके कमरे में मीटिंग होते हुए। जब तक आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, इनके घर पे चलाइए बुलडोजर और आप देखिए सारे तमाशे रुक जाएंगे। मैं अभी 2-3 ही बचे हैं ये जो आंदोलनजीवी हैं सर। अब यहाँ पर जो इन प्रोटेस्टर्स के साथ किया गया है सर, बीएनएस 197 लगाया कल रात को। उसमें तो वो ऑब्स्ट्रक्शन और उसका पूरा रूल आता है, उसके अंदर 3 से 5 साल की सजा। उसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर पे असॉल्ट, उसका एक चार्ज लगाया। आज सुबह इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के कुछ क्लॉजेस और ठोक दिए हैं। एंड एक रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है उसके अंदर सर, जो लगाया है इनके ऊपर कि भई आप प्रोटेस्ट करते रहिए, बट जहाँ पर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, यू आर इन आफ्टर दैट 197 के अरे अंदर। आदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहां प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। जी। ये जान के ऐसी जगह प्रोटेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो। आपको प्रोटेस्ट का एक स्पॉट बना के दिया गया है जंतर मंतर, जाओ करो जाके वहां पे। वहां तो कोई आएगा नहीं ना सर। ये कोड है इस देश का, वामपंथ, इस देश का नहीं, इस दुनिया का। वहां तो कोई आएगा नहीं सर। और बंद कीजिए, इनको भी डालिए उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरह लंबे लंबे समय तक जेल में। अब दे उमर ऑल खालिद डिजर्व इट। अब उमर खालिद के जो लेटेस्ट कनेक्शन निकले हैं सर, वो तो माओवादियों के साथ निकले हैं। भाई शर्जील इमाम बता रहा है कि हम इंडिया को टुकड़े टुकड़े काट रहा है, उमर खालिद कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। शर्जील इमाम वो टुकड़े टुकड़े करने के तरीके बता रहा है कि साहब कैसे चिकन नेक काटेंगे, 5 लाख मुसलमान दे दो, असम को काट देंगे, क्या तमाशे, खुलेआम कह रहा है। और पहली बार, इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस ने इतना हार्ड स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में। सारे सीसीटीवी दिखा दिए, इनके सारे वीडियो दिखा दिए, और सबसे बड़ी बात कह दी कि पढ़ लिख कर आतंकी बन रहे हैं। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस जाके सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि साहब जितना पढ़ लिख रहे हैं उतने आतंक कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से शिफ्ट आ रहा है सर, एंड आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से आ रहा है, हर जगह आप तोड़म तड़ाई, ये वो आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा ना। आपने बल्कि मोदी सरकार ने बहुत इनको अकोमोडेट किया, लेकिन आप जब इनको अकोमोडेट करते हैं तो आपको और पुश करते हैं। आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो अभी खत्म है। खत्म मतम कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, इनकी सजा तो इनकी लंबी लंबी, इनको जेलों में सड़ा दिए जाने वाले लोग हैं। ऐसा कर दीजिए कि दोबारा कोई सोचे भी नहीं उमर खालिद बनने के लिए और शर्जील इमाम बनने के लिए। अभी जो जिस तरह की जो फोर्स लग रहा है, जैसे आप देखिए सर, यूपी में सारे मदरसों पे चेक हो रहा है, उत्तराखंड में सब में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और बड़ा गंभीर चेक हो रहा है। आदि बच्चों की चेकिंग हो रही है, मास्टर्स की चेकिंग हो रही है, प्रिंसिपल की चेकिंग हो रही है, चपरासी की चेकिंग हो रही है, पानी पिलाने वाले की चेकिंग हो रही है, बिल्डिंग की चेकिंग हो रही है, लैंड रिकॉर्ड्स की चेकिंग हो रही है, लाइसेंस की चेकिंग, सारी चेकिंग हो रही है जी। और ये पूरा उस पूरे बेल्ट में हो रही है, जो ट्रबल बेल्ट है इनका। नहीं, देखिए ट्रबल बेल्ट जो तो असली जो था वो था तो नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल बॉर्डर पे तो योगी सरकार ने एकदम ऐसा बुलडोजर चलाया कि वहां तो आप 90% मदरसे मस्जिद उन्होंने से हटा दी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। और ये लोग चलते कैसे, कभी आपने सोचा है कि पूरब में नेपाल से चलते हैं और सीधे जाके गोवा रुकते हैं, ऊपर जम्मू रुकते हैं, कैसे हिमाचल में जाकर रुकते, उत्तराखंड, ये मस्जिद टू मस्जिद और मदरसा टू मदरसा ट्रैवल करते हैं। दे डोंट नीड होटल्स। तो ये पूरे वो जो भी मैं जो देखता हूँ ना सर, जीटी रोड का पूरा जो नेटवर्क है, जीटी रोड पे मैंने आपको बताया था कि जीटी रोड के दोनों तरफ इन्होंने मस्जिदें मदरसे बनाए थे, उसपे भी बड़ी मात्रा में गिराया गया है। तो जिस तरह कहते हैं ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, काम खुद हो जाएगा, तो योगी ने कहा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दीजिए, काम खुद रुक जाएगा। और ये पूरा देख रहे हैं सर, राइट फ्रॉम पंजाब डाउनवर्ड राइट टिल बिहार, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, entire belt I'm seeing this.
तो ये तो सर फिर आई मीन जो लोग कई लोग बोलते हैं कि भैया सेमी इमरजेंसी लगा रखी है मोदी जी ने। इमरजेंसी है ये तो किसी के राइट्स पता नहीं बंद कब लगेगी, मुझे तो लगता है कुछ दिन के लिए तो लगी जाए भाई। ये तो वही है, बाहर आओ तो ठोक रहे हैं, ये कर रहे हो तो ठोक मैं बड़ा खुश हूँ, फैंटास्टिक आई लव इट। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा-सा स्क्रू और टाइट करो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। ऊपर से जैसे कश्मीर टाइम्स ये वो जो चीज़ें वो भी चल रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट बिकॉज़ कश्मीर टाइम इज़ वेरी, वेरी बैड बहुत नोटोरियस वो है सर। अब सर आप अभी सोचिए इस अखबार के दफ्तर से हुँ, AK-47 की मैगजीन, पिस्तौल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन पकड़ी जाए, उस अखबार के दफ्तर पे छापा पड़ता है तो सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की और हिंदू की सीनियर जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी। मतलब हत्या हो, मतलब इंसानों की हत्या अगर रोकी जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती क्योंकि सर जिस तरह का स्टैंड मैं देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी शिफ्ट जो हुआ है अभी सडनली एंड पूरा एक नेटवर्क मैं दिल्ली ब्लास्ट को मैं बहुत क्लोज़ली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सर एंड जैसे डिटेल्स आती हैं हर 2-3 दिन में मैं 1-1 घंटे का पूरा एक्सप्लेनर डालता हूँ अपने चैनल के अंदर कि ये नया लीड आया है, ये यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है। जेएनके के जितने कनेक्शंस हैं वो पूरे तोड़े जा रहे हैं सर। वो मतलब जो वहाँ पर रोना-धोना चल रहा है दैट इज़ फॉर रियल। इधर पे सब कुछ चल रहा है। ये आपका वेस्ट बंगाल का पूरा गेम चल रहा है। ऊपर से आते हैं भई हेमंता बिस्वा शर्मा जी। एंड ज़रा इसके बारे में मुझे बताइए सर, इन्होंने जो तिवारी कमीशन रिपोर्ट है ऑन दैट 1983 जो मैसेकर हुआ था, उसको बोला है साहब हम टेबल करने वाले हैं। अब तिवारी कमीशन की रिपोर्ट मेरे हिसाब से टोटल 6 लोगों ने पढ़ी है, बाकी किसी ने पढ़ी भी नहीं है वो। टोटल 4 कॉपी एक्सिस्ट करती हैं उसकी उसके उसके लिए कई लोग बोलते हैं उसके बीच के पेजेज़ में सिग्नेचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं बकवास करते हैं वो। बट उसका जो ये टाइमिंग अभी आ रहा है कि ये वो टेबल करने वाले हैं और उससे जो बवाल मचेगा, ये आप ज़रा समझाइए सर इसको मेरे को, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? है। आने दीजिए रिपोर्ट। ये बात सच है कि उस रिपोर्ट में क्या है लोगों को आइडिया नहीं है, पर एक बात तो आप मान ही सकते हैं कि शर्मा जी को तो आइडिया है ही है जो उसको टेबल करने जा रहे हैं। तो अभी ये जो रिपोर्ट आएगी और इसमें जिस तरह कार्रवाइयां हुई हैं, जो जो कांड हुए हैं, सब सामने आएगा। और दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई के खिलाफ भी एक अच्छी कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसकी जी, रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। तो एकदम हेड ऑन फ्रंटल कन्फ्रंटेशन उन्होंने मोल ले रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। और आप समझिए बंगाल में तो जो है सो है। बंगाल में तो आज ममता बनर्जी हार जाएं तो आप 5-7 साल में, 10 साल में बंगाल को काफी ठीक कर लेंगे। असम हाथ से निकलता जा रहा है। हुँ, हाँ। और उसमें भी राहुल गांधी एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिनकी पत्नी विदेशी है, जिनके बच्चों ने भारत की नागरिकता खुद ही छोड़ दी है, जो आदमी जाके चुपचाप पाकिस्तान में कई कई दिन बिता कर आता है, जिनकी पत्नी आईएसआई के लिए खुलेआम काम करती है और जो खुद असम के बच्चों को ले जाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन में रेडिकलाइज कराते हैं, ऐसे गौरव गोगोई, उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। असम की हालत बहुत गंभीर है आदि। और असम में तो ये है कि भाजपा सरकार भी जाएगी जब बनेगी, या हेमंत बिस्वा शर्मा लौट के भी आएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आता। भैया कहते हैं हमने 1 लाख एकड़ जमीन खाली करा दी, लेकिन अभी भी देखिए वहां कितने, वो कह रहे हैं कि साहब 40% तक पॉपुलेशन पहुंच रही है। नाउ दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी हुँ। डेंजरस। उस दिन वो भी बता रहे थे ना कि 100 सीट हम लोग जीत सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं जीत सकते। कौन बता रहा इन्होंने था? हिमंता साहब ही बोल रहे थे, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि 100 से ज़्यादा सीट हम यहाँ नहीं जीत सकते, अभी इसको हमको देखना है किस तरह सीधा करना है। वही है ना, वही है। अब जैसे अब दुबरी में वो बदरुद्दीन अजमल हुँ, जहां से जीत रहा है लगातार, अभी पिछली बार हारा है। अब हुँ। आप सोचिए वहां पे 90-90, 95-95% मुस्लिम। वेयर डू यू स्टैंड? व्हाट चांस डू यू स्टैंड? वो तो पूरा मतलब एरिया इज़ वेरी दिस थिंग। सर मेरे को अभी ओवरऑल बताइए देश के अंदर जो ऑपोज़िशन है, बिहार की हार का इम्पैक्ट क्योंकि एक तरह से इंडी अलायंस उसके बाद पूरा खत्म हो गया, हमने बात भी करी थी इसके ऊपर, दैट अलायंस ब्रोक डाउन। इनके बीच में अभी वो जो वो शिवसेना यूबीटी वाले हैं, वो कांग्रेस की खिल्ली उड़ा रहे हैं।
मैंने सुना कांग्रेस वाले तो भारी हैं, वो तो दुबई में बैठे हैं, चीफ जस्टिस के उसके अंदर इनॉग्रेशन में नहीं आ रहे हैं। बट एक चीज़ मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ यहाँ पर, राइट विंग की तरफ से नहीं सर, कैरावान की तरफ से बैक टू बैक आर्टिकल आ रहे हैं सूर्यकांत जी के ऊपर, भैया ये करप्ट हैं, ये हैं, ये वो हैं, वो आ रहे हैं। और इनका जो दूसरा इकोसिस्टम है, मैंने 2-3 ट्वीट्स देखे हैं लोगों के, वो जजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हिंदुओं और बीजेपी की तरफ से ये मतलब उनको फेवर करते हैं। तो ये जो जुडिशरी पे ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ये क्या है? डरे हुए हैं लोग हैं, इसलिए उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इंडी गठबंधन की बात है, इंडी गठबंधन हमेशा चुनाव के पहले तैयार होता है और चुनाव के बाद बिखर जाता है। आपने इंडी गठबंधन को देखा कि उसने बिहार में चुनाव लड़ा, महागठबंधन, लेकिन अगला चुनाव कहाँ है? बंगाल में ममता बनर्जी समझौता ही नहीं करती कांग्रेस, तो वहां हो नहीं पाएगा। केरल में आप वामपंथियों के खिलाफ ही लड़ रहे हो चुनाव, तो वहां कैसे इंडी गठबंधन चलेगा? ले दे के तमिलनाडु के चुनाव में आप कांग्रेस और डीएमके साथ हो सकती है। वो भी आप समझिए कि कभी करीब करीब राहुल गांधी ने उसको भी डुबो ही दिया था। इन्होंने विजय को कॉल कर दिया था, वो कॉल लीक हो गया और वो स्टालिन बहुत बुरी तरह बौखला गया, और वैसे भी आपकी कोई औकात तो बची नहीं। तो जो अभी चुनाव की पूर्व संध्या पे गठबंधन होता है, अगला मेजर गठबंधन आप 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले देखेंगे। वहां पर करेंगे ये लोग, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश जी भी कहीं ना कहीं वो अपने पर खुद उगाना चाहते हैं, और ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता सर, बट आप बताइए। मेरे को जो जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स दिखे हैं, वो ऐसा दिखता नहीं है कि वो मतलब अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, वो 2 लड़के और ये सब चीज़ें वो दोबारा करना चाहेंगे। बात दो लड़कों की नहीं है, बात यह है कि सारा खेल इस बात है कि मुस्लिम वोट ना बिखरे। सारा खेल अभी इस बात का है कि बीच मुस्लिम में वोट ना ओवैसी आ बिखरे। गए तो और ओवैसी जनवरी में जा रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जनवरी 2026 में मैं यूपी का दौरा करूंगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं। और जो सीमांचल में उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है, और जो उन्होंने एक नया नैरेटिव चलाया कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, तो सब चीज का असर तो पड़ता ही है। वो जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन वो अंतर तो पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन हो भी सकता है। और जो पिछला 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार किया था। तो उसमें दो चीजें आपको गौर करने की हैं। उस समय उनके साथ जयंत चौधरी थे जी। ओम प्रकाश राजभर थे, संजय निषाद थे, पल्लवी पटेल थी, दारा पल्लवी सिंह पटेल। चौहान दारा सिंह चौहान थे। आज इनमें से कोई उनके साथ नहीं है। तो इतना बड़ा गठबंधन लेकर वो बुरी तरह हारे। अब वो गठबंधन इतना हो गया है, ऊपर से ओवैसी और कोड़ में खा जा गए हैं। और उसमें से अब मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस को भी भगाना चाहेंगे। कांग्रेस को एक बड़ी कॉल लेनी है। कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि पूरे भारत में उनका वोट भाजपा ने नहीं खाया। कांग्रेस का वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खाया है। कांग्रेस का वोट बिहार में लालू यादव ने खाया है। कांग्रेस का वोट बंगाल में ममता बनर्जी ने खाया है। कांग्रेस का वोट कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली ने खाया है। कांग्रेस का वोट दिल्ली में केजरीवाल ने खाया है। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने आपका वोट खाया, उनकी पिछलग्गू आप कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? सही है। तो आप अगर आप दिल्ली जैसा कोई फैसला लेते हैं जहां पे आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, ठीक है भाजपा जीती, केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल हारा जिसने आपका वोट खाया था, और आपके वोट परसेंटेज में 3% का इजाफा हो। करेक्ट। मतलब हाँ, ठीक है। वो सोचना पड़ेगा इनको, इतना सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं एक शॉट देख रहा था सर, किसी का आया था, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का, गुरपतवंत सिंह पन्नू नहीं बोल रहा था, सॉरी, एक किसका था? हाँ, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात कर रहे थे, अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान। एंड वो गुरपतवंत की बात करते-करते सडनली ही सेड, उन्होंने बोला, जी आप इलेक्शन कांग्रेस के साथ लड़ोगे? कहते हैं कि कांग्रेस के साथ कैसे लड़ूँगा? आपको पता है उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया था बिहार इलेक्शन में, जो 9 साल पहले मर गया था। इनके साथ आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हो? केजरीवाल का यह कहना है जहां पे हम स्ट्रांग होंगे,
वहां पे हम किसी समझौता नहीं करेंगे। जहां हम कमजोर होंगे वहां सब लोग हमसे समझौता कर लो। हरियाणा में करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे, वो छोड़िए, केजरीवाल को छोड़िए। एक महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, जिसके बारे में मैं बात करना भूल गया आदि, वो है बीएमसी का चुनाव, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। उसके दो साथ किसी का मुकद्दर, हाँ, दो उसके भाई तो खड़े साथ हो गए। उसके साथ उद्धव ठाकरे का मुकद्दर जुड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे नीचे स्तर पे हैं, 20 सीटों पर सिमट गए हैं। ऐसे में उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो फाइनेंसिंग है, उनकी जो तिजोरी है, उनकी जो पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी से चल रही है। अब अगर आज वहां पे भी देखिए, कांग्रेस ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, सपा ने कह दिया हम अलग उसमें आके खेल में गंदगी बचाएंगे, ओवैसी जाएंगे ही जाएंगे। उसमें अगर उद्धव अकेले पड़ जाते हैं और अगर बीएमसी उद्धव के हाथ से निकल जाती इस बार, तो फिर आप मान के चले कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर? मेरा मानना है कि अगर ये मिल के भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जो भी देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में जो रूमर्ड इश्यूज चल रहे हैं उसका? वो तो चलने भी थे, वो तो चलने भी थे, देखिए वो तो चलने भी थे। वो तो पहली बार जब एकनाथ शिंदे थे मुख्यमंत्री तो भी इस तरह के इश्यूज चलते रहते थे। जब एक गठबंधन की सरकारें चलती हैं तो क्षेत्रीय लेवल पे ये सब इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि बीएमसी का चुनाव उनके लिए बेहतर पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है बहुत तेजी से इरेज हुआ है। जिस तरह वो खुलेआम मुस्लिम परस्ती करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो लिगेसी लेके आते हैं बाल ठाकरे की। बाल ठाकरे किस तरह का बयान देते थे वो आपको याद ही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है वो अपने ही पिता के खिलाफ जा रही है। इसकी वजह से उनकी पार्टी दिक्कत में। लास्टली सर, मोदी जी का जो अभी ये धर्म ध्वज और ये सब चीजें जो हुई हैं, इसके बाद और ये जो अभी डंडा राज चल रहा है देश के अंदर लिटरली, धर्म ध्वज के ऊपर डंडा राज, उसके ऊपर अभी पाकिस्तान या बांग्लादेश इनके ऊपर कुछ एक्शन होने वाला है। आप किस तरह देखते हैं इनकी अपनी छवि और ये जो जो थोड़ा-सा हार्ड पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी? मोदी जी बड़ा धीरे शिफ्ट करते हैं, बट जब शिफ्ट कर जाते हैं तो पूरा शिफ्ट कर जाते हैं फिर। एसआईआर, यूसीसी, ये वो हार्ड पॉलिटिक्स एंड वो जो उनकी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा प्यारा लगा सर, उस दिन जो औरंगज़ेब के बारे में उन्होंने बोला, यू नो दैट इज़ बहुतों को वो इम्पैक्ट किया होगा। तो ये एकदम एक हार्डनेस की तरफ जा रहे हैं अभी। हाउ डू यू सी दिस दिस शिफ्ट? अब वो मैकॉले के बारे में भी बोल रहे हैं। जी, उन्होंने काफ़ी कुछ देखिए, बोला है सर। मेरा कहना है कि मोदी मोदी क्यों है, कल मैंने अपने चैनल पर भी कहा था। जी। इसको समझना है कि नरेंद्र व्हाट इज इट दैट मेक्स नरेंद्र मोदी। तो आप जाकर उनकी ध्वजारोहण के मौके पर कल की स्पीच सुनिए। सुनिए सर। जितना एक्सटेम्पोर उन्होंने बोला है, रामचरितमानस के दोहेओं से लेकर, संस्कृत के श्लोक से लेकर, और राम क्या है, ध्वज का क्या महत्व है, उन्होंने जितना एक्सटेम्पोर बोला है, मतलब मेरा दावा है कि भारत में दूसरा पॉलिटिशियन नहीं जो इस तरह बोल सके, कोई नहीं। तो कल की, मैं फिर से कहूंगा अपने व्यूअर से कि कल की मोदी की स्पीच 10 मिनट की है, जरूर सुने और आपको नजर आएगा कि इस मतलब कई मायनों में अभी मोदी की कोई टक्कर है नहीं। इसमें दो राय नहीं है कि जब आप 11 साल की इनकम्बेंसी होती तो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी थोड़ी नीचे आती है। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, तो कोई सामने है ही नहीं, कोई है ही नहीं। मतलब वो आदमी आज भी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए उसका कितना एक पकड़ हो गई है और कितना उसका स्तर बढ़ गया है। तो सर मोदी सामने इस खड़ा नहीं हो पा रहा सर इस टाइम पे। मैं तो कह रहा हूं मोदी अभी भी इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए बेस्ट बेट है। खड़ा नहीं हो पा रहा सर। आई एम अमेज्ड। आई मीन पीपल स्टैंड अप, से कुछ भी बोलते हैं इनको और जस्ट मिट्टी में मिल जाता है पूरा गेम। आदि आप कल की स्पीच उनकी सुनिएगा, 10-12 सुना मिनट सर की मैंने। है, मैंने वो सुना और वंडरफुल स्पीच। कुरुक्षेत्र वाली भी सुनी। कुरुक्षेत्र की जो स्पीच थी सर। अच्छा सुनिए, उसके बाद वो अयोध्या से निकले, 2 फंक्शन और कर डाले। ये एनर्जी कहां से आ रही है?
सर गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं खुद दंग रह गया उनकी चीज़ें सुन के। मैं यार ये क्या बोल रहे हैं? दंग रह गया सर मैं। मैं कल रात को रमनीक जी से बात करी। रमनीक जी ने उसके बाद आगे थोड़ी-सी स्टोरी सुनाई गुरुजी के बारे में और मोदी जी का जो वहाँ पर उन्होंने चीज़ें बोली हैं। मैं दंग रह गया यार, एक इंसान वहाँ से निकला राम जन्मभूमि में से, ध्वज फैला के सीधा कुरुक्षेत्र में जाता है, गुरुजी की वो करता है। उसके बाद तीसरा फंक्शन, मैं यार ये नहीं खड़ा हो सकता कोई। नहीं तो आप उस आदमी को देखिए, तो एक ही देश में जा रहे हैं, तो उस आदमी का सोचिए जो पदयात्रा से निकलता है और सीधे विदेश चला जाता है, फिर लौट के आता है, फिर विदेश चला जाता है, जो जिसका आरटीआई बताता है कि वो साल में 65 बार विदेश जाता है। उसकी भी तो एनर्जी सोचिए राहुल गांधी की। आपसे मैं कहूं आप 65 बार विदेश जा सकते हैं इस साल में? नहीं सर, मैं 65 बार ही अपने देश में ट्रैवल नहीं करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। तो माफ करो मेरे को सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला बिकॉज़ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ है हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर एंड हमारे देश की स्थिरता के अंदर, हमारे देश की सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पर ये सब चीज़ें मर्ज हो रही हैं एंड बहुत इम्पोर्टेंट समय है। थैंक यू सो मच, आप हमेशा सही में थैंक यू मैं आदि, सीखता थैंक हूँ यू, सर। सो थैंक यू। थैंक यू, ऑडियंस ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर, ऑलवेज। ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, घूमता आईना सर का चैनल है, उसको भी जाके सुनिए और सर को भी फॉलो करिए एंड इस चैनल को तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।